Okay, good morning childrens. Welcome to ऑनलाइन क्लास और न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था मिडवेल इंडिया एंड द किंगडम्स। कल हमने लेक्चर कंप्लीट किया था, मतलब कुछ उसके टॉपिक्स क्लियर किए थे जिसके अंदर मैंने आपको मिडवेल इंडिया के बारे में बताया था। मिडवेल इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसके अंदर मतलब है ना कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का लाभ लिया गया था, कौन कौन से जो बाद में लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में पढ़ा था एंड रिलीजियस एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि उस दौरान जो सभी जितने भी जाति और जितने भी कास्ट थे उन सबको अलग अलग करने के साथ साथ उनको मतलब है ना यहाँ तक कि जो भक्ति पंथ थे उनको भी अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि शिव और मतलब शिव और माँ दुर्गा को अलग रखा गया था। ओके, तो हमने ना ये कंप्लीट किया था। आज हम एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दिए थे, वो मैंने करवा दिए थे, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ओके, तो आज हम एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा आज का एजुकेशनल डेवलपमेंट है, एजुकेशनल डेवलपमेंट में जो है उसके मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ मेंशन कर रखे हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों। द आयुर्वेदिक सिस्टम फाउंड बाय द चर्च इन द 6th century BC द डेवलप इनटू द यहाँ से ओके द आयुर्वेदिक सिस्टम फाउंडेड बाय द चरका इन द 6th century BC। मैंने आपको एडी और बीसी के बारे में बताया था, बीसी और एडी, मतलब ये 6 BC में ही हमारे जो आयुर्वेद का जो आयुर्वेद यानी जो जड़ी बूटियों से जिसका इलाज होता है, जो आज भी आयुर्वेद बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो हमने 6th century में ही पढ़ा था। यानी कि एडी और बीसी के बारे में अगर बात करें तो ये हो गया बीसी और ये हो गया एडी, यानी कि हमने 6th century यहाँ से बैक काउंटिंग चलती थी और यहाँ पे मतलब सीधी काउंटिंग चलती थी, यानी राइट काउंटिंग चलती थी। तो यानी कि 600 BC यानी यहाँ पे यानी 199 इस तरह से काउंटिंग चलती थी। तो इस दौरान ही 6th century BC में ही हमारे आयुर्वेद का आविष्कार, मतलब जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी हो गई थी, किससे कौन सी बीमारी जाती है या जो भी है। सो इसके फाउंडर कौन थे? चरक। कौन थे बच्चों? आयुर्वेद सिस्टम फाउंडेड बाय द चर्क, जो कि 6th century BC में किया गया था, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड द हर्ब्स, जो दवाइयाँ जो थी वो किस चीज़ से बनती थी? जो हर्ब्स यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे हम आज भी हर्ब्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि मिंट हो गई, तुलसी हो गई, नीम हो गई, और ये तो चलो हम जानते हैं। ऐसे कई जड़ी बूटियाँ जिनको हम नहीं जानते हैं, आयुर्वेद में उसका महत्व है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनको पता है कि कौन सी जड़ी बूटी, यानी कि कोई भी अगर एक प्लांट है तो उसमें कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से उन्होंने इलाज खोज निकाला और जिससे आयुर्वेद में आज उनका नाम बहुत ही ऊपर है। तो आज इसके साथ ही हम कुछ और के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो खज़ाइन-उल-फ़तह एंड द तुगलकनामा बाय द अमीर खुसरो, उस दौरान काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई थी। अच्छा, जब आयुर्वेदिक का चरक के द्वारा आयुर्वेदिक का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो गया था, तो इन दवाइयों में जो मुस्लिम्स थे, जो मुगल्स थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया। उनके भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, जो कि उन विद्वानों ने भी इन मेडिसिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आविष्कार किए उन्होंने लोगों को, तो मतलब उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसको सराहा था। साथ में कुछ ऐसी पुस्तक थी या कुछ ऐसी बुक्स थी जिसके बारे में मैंने बताया जाए कि खज़ाइन-उल-फ़तह एंड द तुगलकनामा बाय द अमीर खुसरो के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, खज़ाइन-उल-फ़तह एंड तुगलकनामा। इसी तरह से और एक था रास्तरंगिनी रिटर्न बाय द कल्हन ऑफ द कश्मीर इज़ द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द मेडवेल बुक्स, यानी रास्तरंगी बाय द कल्हन के द्वारा एक रास्तरंगी नाम की बुक लिखी गई थी, जो कि कश्मीर के अंदर जो मिडवेल शासनकाल था, मिडवेल शासनकाल के जो राजा थे या उनकी जो प्रजा थी उनके बारे में लिखा गया था, जो हमें किस बुक से पता चलती है? रास्तरंगिनी। ओके, एंड राजमाला वॉज द ऑफिशियली क्रॉनिकल ऑफ द रूलिंग फैमिली। अच्छा, राजमाला जो थे एक ऑफिशियली क्रॉनिकल, मतलब ऑफिशियली उनके ऑफिस में, यानी कि
ऑफिस का मतलब है कि उनकी असेंबली में क्या होता था, उनके राज्य में क्या होता था, उनके राज्य में लोग कैसे रहते थे, उनके असेंबली में जस्टिस कैसे करते थे, इन सब के बारे में हमें इससे पता चलता है राजमाला जी की ऑफिशियली क्रॉनिकल बुक्स के बारे में, जो कि उनकी रूलिंग फैमिली यानी जो उनकी राजशाही जो उनकी फैमिली थी उस बुक के बारे में पता चलता है। अच्छा, क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है? क्रॉनिकल का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किसी कोई राजा की असेंबली के बारे में या उसके बारे में पर्टिकुलर उसके बारे में लिखना, यानी सिर्फ उसके बारे में नहीं कि वो जिसने क्या क्या किया, उसके राज्यसभा में जस्टिस कैसे होता था, उसके राज्यसभा में क्या होता था, या उसका ऑफिशियली वर्क कैसा था, उसके सैनिक कैसे थे, वो अपने ना उसका जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, इन सब के बारे में उसको क्रॉनिकल बोलते हैं। ओके, जो कि राज फैमिली के बारे में और उसके ऑफिशियली वर्क के बारे में पता चलता है क्रॉनिकल। ओके, एंड द सम ऑफ द बायोग्राफीज़, कुछ ऐसी बायोग्राफीज़ है जो कि मिडवेल पीरियड के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने लिख दिया जीवनी। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछता है बच्चों कि चलिए बताइए कि है ना कि बायोग्राफी किसको बोलते हैं, तो बच्चों दो तरह की होती है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। तो हम पहले बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। बच्चों, बायोग्राफी का मतलब होता है कि मेरे बारे में कोई और लिखे, तो वो होती है बायोग्राफी। जैसे कि मेरे बारे में कोई और लिख रहा है, मेरे अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए, या किसी भी तरह के बारे में लिख रहा है, तो वो बायोग्राफी होती है, यानी कि जीवनी। ओके, तो ऐसे मिडवेल पीरियड में ऐसी कई सारी बायोग्राफीज़ लिखी गई है और उससे हमें पता चलता है उन राजा के बारे में, वो राजा कैसे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो किस तरह से अपने राजशासक को चलाते थे, उन्होंने कब कब क्या क्या किया, कब कब उनका वॉर हुआ, हमें कैसे पता चलता है? हम कोई उस अर्ली टाइम में थोड़ा ना जाएंगे, लेकिन जो उनकी जो बायोग्राफीज जो किसी ने किसी के द्वारा लिखा हो, यानी किसी के ऊपर किसी ने वो बुक लिखी है, तो हमें उस बुक के बारे में पता चलता है। इसी तरह से एक और बुक है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो किन्होंने लिखी थी? चांद बरदाई जी के द्वारा वो लिखी गई थी। तो ये बायोग्राफी थी। पृथ्वीराज जी ने खुद तो नहीं लिखी थी ना वो बुक, किसने लिखी थी? उनके कोर्ट में एक उनकी जो सभा थी, उस सभा में एक राजकवि रहते थे, उन राजकवि ने उनके ऊपर उनकी जीवनी लिखी थी। इसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। अब हम ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि मैंने खुद के बारे में लिखा है, जो मतलब मेरी आत्मकथा। आत्मकथा यानी कि मेरी खुद के बारे में मैंने लिखा है कि मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया, या मैंने उस वक्त ऐसा किया तो मुझे कैसी फीलिंग हुई, तो वो आत्मकथा हो जाती है कि ना मैंने वो मेरे ऊपर पूरी स्टोरी लिखी थी। तो ये हो गई हमारी ऑटोबायोग्राफी। तो क्लियर हो गया बच्चों, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, यानी मेरी कहानी किसी और ने लिखी, और ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, मतलब मैंने मेरे बारे में खुद ने लिखा है, वो होगी ऑटोबायोग्राफी। तो हमारी कुछ ऐसी बायोग्राफीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो जैसे कि सम ऑफ द बायोग्राफीज ऑफ द मिडवेल पीरियड, यानी कुछ ऐसी जीवनी जो बुक है जिसके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि बरन्स एंड तारीख ए फिरोज शाही गुलबदन कॉमा, ओके, एंड तारीख ए फिरोज शाही एंड गुलबदन बेगम्स, हुमायूनामा भी एक पुस्तक है। दिस इज अबुल फजल एंड अकबरी एंड द अकबरनामा, ओके। एंड इसी तरह से बादूनी एंड अबुल हमीद एंड लाहौरी बादशाहनामा एक्सेट्रा, ये सारी क्या है? ये जीवनी, यानी कि ये सारी बायोग्राफी है। एक बार और हम देख लेते हैं, बरन्स एंड तारीख फिरोज शाही, ओके, तारीख फिरोज शाही, गुलबदन बेगम्स, हुमायूनामा एंड अबुल फजल एंड अकबरी एंड द अकबरनामा, बादूनी एंड अबुल हमीद एंड लाहौरी बादशाहनामा, ओके। तो ये क्या है? ये सारी जीवनी है, यानी ये बुक किसी के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ये बुक कोई राजा है या कोई रानी है तो उसको लिखने वाले दूसरे हैं, ओके। इसी तरह से यहाँ पे एक और बनी हुई है जो ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। आत्मकथा यानी उन्होंने खुद के बारे में खुद लिख करके उन्होंने बताया है। तो जैसे कि बाबरी तुजुके बाबरी, यानी कि बाबर के द्वारा लिखी गई ये बुक थी जिसका नाम
तुजुके बाबरी है। ओके, जहांगीर जो कि तुजुके जहांगीर यानी जहांगीर ने लिखा, और वो बुक का नाम क्या है, तुजुके जहांगीर। इसी तरह से ही एंड द फिरोज़ तुगलक एंड फतुहत फिरोज शाही, ये इनकी आत्मकथा थी, इन्होंने खुद के बारे में खुद लिखा था। तो जिसमें इन्होंने अपने बारे में, अपनी सभा के बारे में, वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, तो इन सब के बारे में उन्होंने खुद ने लिखा था। तो बच्चों ये सब मेंशन कर लेंगे। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, तो आप इन्हीं में से उन क्वेश्चंस को करेंगे, देख लीजिए। ओके, अगर आपसे कोई कहता है कि राइट द सम नेम ऑफ द बायोग्राफीज ऑफ द मिडविल पीरियड, तो आप क्या करोगे, तो मिडविल पीरियड की जो ये बुक्स हैं, आप ये सारी बुक्स लिखेंगे। अगर आपसे पूछता है कोई कि राइट द नेम ऑफ सम ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मिडविल पीरियड, तो ऑटोबायोग्राफीज़ के बारे में बताएगा, तो आप बाबरी, तुजुके बाबरी, जहांगीर, ये सब आप इसके बारे में आप ये बुक्स लिखेंगे। ओके, अगर आपसे किसी ने पूछा कि है ना फाउंडेड द आयुर्वेदिक सिस्टम, हु वाज द आयुर्वेदिक फाउंडेड, तो आप क्या लिखोगे, चरक। ओके, तो इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। तो आगे बढ़े बच्चों। नाउ नेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया राजपूत किंगडम से हम स्टार्ट करेंगे। इन नॉर्थन इंडिया द स्मॉलर स्टेट वेयर द रूलिंग बाय द राजपूत, दे रीजन फ्रॉम द 647 to 1192 AD, where the Pratiharas and Chauhan, Solankis and Pawars, the dynasties began as the small ruler under the Pratiharas, but later they rebel against their own lord and declare their independence। बच्चों अब क्या हुआ कि सारे जो राजपूत, अब सारे ना धीरे धीरे सबका पतन होने लग गया। अब क्या हुआ कि कुछ राजपूत शासक आए सामने, और वो जो राजपूत, मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बताया था कि वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गए थे। अबाउट 32 क्लेन्स में वो डिवाइड हो गए थे, छोटे बड़े, कुछ ऊंचे, कोई बहुत ही ऊंचे राजवंश से बिलोंग करते थे, सूर्यवंशी से बिलोंग करते थे, तो वो अलग अलग 32 क्लेन्स में डिवाइड हो गए। लेकिन कुछ एक थे जो कि बहुत ही कुछ ही, जिसमें से 9-10 ही जो क्लेन थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे, जो कि अलग अलग राज्य में जाकर के उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रूप से उन्होंने राज्य शासन स्टार्ट किया। यानी कि 647 से लेकर 1192 यानी 647 to 1192 एडी, वेयर द प्रतिहाराज, जो अलग अलग जो डायनेस्टीज थी, उन्होंने अलग अलग जो उनके क्लेन थे अलग अलग राजवंशों में डिवाइड हो गए थे, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हो गए थे प्रतिहाराज, चौहान, पवार, सोलंकीज, ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। ओके, और इन्होंने पहले तो ये अपने ना राजा के साथ ही रहते थे और बाद में इन्होंने रिबेल कर दिया, मतलब उन्होंने रिबेल कर दिया। रिबेल करने के बाद ये छोटे छोटे क्लेन में इन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य लिए, और राज्य लेकर के वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से राज्य करने के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम स्टेबल है, हमारे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है, हम खुद का शासन खुद चलाएंगे। तो उन्होंने इस तरह से अनाउंस कर दिया, और वो छोटे छोटे अपनी सोसाइटी बना करके, छोटे छोटे राज्य बना करके वो वहाँ पर अपने राज करने लगे। कुछ तो राजा ऐसे उन्होंने शासन किया, कुछ ने तो है ना काफ़ी लंबे टाइम तक शासन किया, कुछ ने थोड़े टाइम तक शासन किया, कुछ तो अंग्रेज़ों के शासनकाल तक शासन किया, और कुछ तो आज भी आप जानते होंगे कि कुछ तो राजा आज भी कहीं कहीं पर हैं, जो कि वो तो है नहीं लेकिन उनके आज भी राजवंश चल रहे हैं। ओके, बेसिक क्लेम द बेसिस ऑफ द राजपूत सोसाइटी द हैव टू इट्स रूट एंड कॉमन द एसेंस इज द डोमिनेटेड द कॉम्पैक्ट टेरिटरीज। अलग अलग राजपूत अपनी अपनी सोसाइटी बना करके अपने अपने राज्य स्थापित करके वो अलग अलग सब रहने लगे, स्वतंत्र रूप से राज्य करने लग गए अपने राज्य को लेकर के, जिसमें से राठौड़ और कन्नौज के कुछ राठौड़ थे, जो कि अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कुछ 2-2 3-3 लाइनें। तो जो कन्नौज के जो राठौड़ थे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इन द 1090 AD द राठौड़ फैमिली राजपूत हैड द कैप्चर द कन्नौज फ्रॉम द प्रतिहाराज। जयचंद्र राठौड़ वॉज द लास्ट किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी। इन 1194 और जयचंद्र वॉज द डिफीटेड एंड द किल्ड गौर एंड चंदवार। हमने पृथ्वीराज की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। एक छोटी सी पृथ्वीराज जी की कहानी है, जो कि है ना पृथ्वीराज जो चौहान थे, वो चौहान वंश के राजकुमार थे। वो चौहान वंश, उनकी जो वाइफ थी उनका नाम संयोगिता था, और तो उसी से रिलेटेड है ये जो राठौड़ ऑफ द कन्नौज है। 1090 AD की बात है, जो कि जो राठौड़ जो फैमिली है
वो कन्नौज पे शासक कर रहे थे, जो कि प्रतिहाराज यानी जयचंद्र, वहाँ के राजा जयचंद्र थे, जो कि ये बहुत ही ग्रेट किंग थे, यानी कि मतलब बहुत ही अच्छे राजा थे। लेकिन इनकी 1194 में मृत्यु हो जाती है जयचंद्र की, जो कि कौन मारता है? मोहम्मद गौर के द्वारा, यानी उसको हमको तो हम गौर, पहले तो वो गौर ही थे, गौर से गौर 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 करते करते आज वो गौरी के नाम से जाना जाते हैं, लेकिन वो पहले वो गौर के नाम से ही हम जानते थे। तो वो गौर है, वो चंदवाड़ जी में उनके साथ युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद्र जी मारे जाते हैं। और कब मारे जाते हैं? 1194 में। इसी तरह से 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध होता है, जिसमें 1191 में जब उनके साथ युद्ध होता था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। और उसके बाद वो 1 साल के बाद दोबारा वो अपनी आर्मी तैयार करके 1192 में आकर के मोहम्मद गौरी के साथ अगेन फाइट करता है। और अगेन फाइट करने के बाद उसके अंदर मोहम्मद गौरी के हाथों कुछ तो ऐसे कहते हैं, अगर पृथ्वीराज रासो के अनुसार अगर हम पढ़े तो कहा जाता है कि वो मोहम्मद गौरी के द्वारा मारे गए। और अगर कुछ और ऐसी और कोई बायोग्राफी इसके बारे में या किसी और पुस्तक से हम पढ़ते हैं, बुक से, तो पता चलता है कि जो इंडस रिवर के पास में रहने वाले जो खोर जाति के जो लोग थे, उन्होंने मिल कर के और उन्होंने मोहम्मद गौर को मार दिया। तो सबकी अलग अलग इतिहास के अकॉर्डिंग अलग है। तो लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान की जो पृथ्वीराज रासो जो चांद बरदाई जी के द्वारा लिखी गई थी, हम उस बुक से अगर हम कहें तो उनकी जो मृत्यु होती है वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हो जाती है। क्योंकि जब इसकी एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान जो थे वो सेकंड बैटल में हार गए थे, मतलब उसने जो गौर थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया, यानी कि कैद कर लिया। फर्स्ट में तो मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन सेकंड में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं उनके हाथों, और वो उनको बंदी बना लेता है। तो वो काफ़ी देर तक तो पृथ्वीराज जो गौर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुना था कि भाई पृथ्वीराज चौहान इतने हिम्मत वाले, इतने ब्रेव, इतने करेजियस जो थे, जो कि वो इतने साहसी थे कि वो सिर्फ जो साउंड यानी जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ से ही उनको पता चल जाता था कि दुश्मन कौन से कोने में खड़ा है। तो उस कोने उसको पता चल जाता था, वो उसी दिशा में वो तीर चला देते थे। तो उनकी जो इस कला को वो देखना चाहता था। तो क्या हुआ कि 2 सलाखें लिए और उन्होंने ना पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी, यानी फुड़वा दी अपने सैनिकों के द्वारा, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने फोड़ दी। और बाद में क्या हुआ कि उनको अपनी असेंबली में बुलाया। असेंबली में क्या हुआ कि असेंबली है, जैसे कि ये मानो हमारी असेंबली है, तो यहाँ पे तो मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है भाई ऊंचाई पे, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान खड़े हैं भाई, ठीक है, क्योंकि तो आके तो ही नहीं उनके पास, तो वो असेंबली के बीच में ही खड़े होंगे। हमको इनको बीच में खड़ा कर देते, क्योंकि आप बोलेंगे अरे मैडम ने तो कोने में खड़ा कर दिया, हमने इनको, ये ऊँचे पे बैठे हुए थे, ओके। और यहीं पर ही इनका सबसे प्रिय मित्र कह लो, या उनका जो कोर्ट पोएट था, यानी उसका जो राजकवि था, वो यहाँ पे बैठे हुए थे। तो अब इन्होंने इनकी एग्ज़ाम, भाई जब इतने आप प्रतिष्ठित है, इतने आप हो, तो चलो ट्राई किया जाए कि तुम मुझ पे तीर चलाओ या किसी चीज़ पे निशाना लगाओ। तो इसी तरह से उन्होंने चांद बरदाई जी ने कहा कि चांद बरदाई जी ने कविता कहते हुए कहा गौरी को, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। कि उन्होंने डिस्टेंस बता दिया कि भाई 4 बांस है, उसके ऊपर वो बैठे, उसमें 4 बांस के साथ साथ 4 अंगुल का डिस्टेंस है, तो पर चूक भाई अब उसको मार दे। तो उन्होंने उसी से उन्होंने तीर चलाया, और कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज चौहान के हाथों, ओके, ऐसा कहा जाता है। यानी कि किस पुस्तक के द्वारा, किस बुक के द्वारा? हमें पृथ्वीराज रासो के द्वारा, जो कि चांद बरदाई जी ने लिखी थी। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। तो जो जयचंद्र थे, जो जयचंद्र जी, हमारा तो टॉपिक रह गया, जो जयचंद्र जी थे, तो जो रानी संयोगिता थी, राजी संयोगिता के फादर थे जयचंद्र, तो वो क्या हो गए? उनके ससुर हो गए। तो 1192 में तो वो मर गए, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहो तो 92 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। और 1194 में उनकी अब अलग अलग बुक हैं। अब कहा कि मोहम्मद गौरी की 92 में, मोहम्मद गौरी तो जीवित था, कुछ कहते हैं कि मोहम्मद गौरी मर गया क्या, तो मतलब अलग अलग। तो इस पे आज कई सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट्स और ऐसे चल रही है। सो हम आगे चलते हैं। 1192 जयचंद्र वॉज द डिफीटेड बाय द किलिंग द गौरी के द्वारा जयचंद्र की मृत्यु हो जाती है चंदवार में।
And the Tomar of the Delhi, the Tomar ruling found the city of the Dillika. Delhi is the 8th century. The first king was the Angpala, and the last one, the Angpala second, Prithviraj Chauhan, was the grandson of the daughter's son Angpala. अच्छा, जो तोमर शासनकाल यानी जो तोमर रूलर हुए तो वो दिल्ली के फर्स्ट फाउंडर हुए। जो तोमर हुए, जो तोमर राजपूत शासक हुए, तो उन्होंने दिल्ली को सबसे पहले बसाया। तो उन्होंने दिल्ली को दिल्ली नहीं दिल्ली का कहा गया, बाद में अलग अलग राजा आकर के उसका नाम दिल्ली का से दिल्ली पड़ गया। ओके, तो जो कि ये कब हुआ था, 8वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। इसके फर्स्ट राजा कौन हुए, अंगपाला। इनके फर्स्ट राजा हुए अंगपाला और लास्ट राजा भी हुए अंगपाला सेकंड। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, फर्स्ट राजा कौन हुए, तोमर के अंगपाला, और जो लास्ट जो राजा थे वो भी अंगपाला थे, लेकिन वो अंगपाला सेकंड के नाम से जाने गए। तो पृथ्वीराज जो चौहान थे वो उनके ग्रैंडसन थे, यानी कि वो उनके नाना जी थे। कौन, अंगपाला सेकंड पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे, क्योंकि है ना अंगपाला सेकंड का अपना स्वयं का कोई पुत्र नहीं था। तो जो उनकी जो बेटी थी, तो उन्होंने ना उनकी बेटी को उन्होंने उनको राजा बना दिया। किसको, पृथ्वीराज चौहान को। किसको बना दिया उन्होंने, अपने बेटी के बेटे को उन्होंने राजा बना दिया। कहाँ का, तोमर डायनेस्टी का। ओके, तोमर्स ऑफ दिल्ली। तो क्यों, क्योंकि वो उनके ग्रैंडसन थे। अब हम आगे चलते हैं। चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड। चंदेलाज रूलिंग फ्रॉम द 950 to 1100 AD द कैप्चर द बुंदेलखंड फ्रॉम द प्रतिहारास। चंदेलाज बिल्ड मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स एंड खजुराहो देयर कैपिटल्स एंड धंग एंड कीर्तिवर्मन वेयर फेमस किंग ऑफ द डायनेस्टी। बच्चों, जो चंदेलाज थे वो बुंदेलखंड में जाके निवास करने लगे। बुंदेलखंड क्या हो गया, 1950 से लेकर के 1100 AD तक उन्होंने शासन किया और उन्होंने बुंदेलखंड को पूरा कैप्चर कर लिया, जो कि प्रतिहारा से उन्होंने लिया था। बाद में चंदेलाज ने वहाँ पे बहुत फेमस है, आपने खजुराहो के टेम्पल के बारे में तो सुना ही होगा। तो प्रतिहारास के द्वारा जो बुंदेलखंड थे चंदेलाज के द्वारा बनाया गया था खजुराहो का टेम्पल, और उन्होंने उसको अपनी राजधानी भी बना ली थी। खजुराहो को राजधानी भी बना ली थी। एंड थंग और कीर्तिवर्मन ये यहाँ के सबसे फेमस राजा रहे, जो कि फेमस राजा के नाम से जाने जाते थे। कौन, थंग और कीर्तिवर्मन। एंड परमार्स ऑफ मालवा, हम परमार्स के और मालवा के बारे में पढ़ेंगे। द परमार्स एस्टैब्लिश देयर रूलिंग इन द मालवा। परमार्स थे जो कि मालवा में उन्होंने शासन किया। एंड द राजा भोज वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर अमंग देम। दिस द कैपिटल ऑफ द धार। जो परमार्स थे उन्होंने मालवा में अपना शासन उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और इसके बाद उन्होंने राजा भोज थे वो वहाँ के बहुत ही सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा रहे। ओके, पावरफुल राजा रहे। हिज द कैपिटल वॉज द धार। उन्होंने किसको राजधानी बना ली, धार को राजधानी बना ली। द नीलकंठेश्वर टेम्पल जो कि उदयपुर में है, जो परमार्स के द्वारा ही बनवाया गया था। आप उदयपुर कभी जाओ तो घूमना, नीलकंठेश्वर टेम्पल है वहाँ पे, जो कि परमार्स के द्वारा ही बनवाया गया था। कहाँ पे ये टेम्पल, नीलकंठेश्वर टेम्पल कहाँ है, उदयपुर में। ओके, नेक्स्ट, सिसोदिया ऑफ द मेवाड़। द सिसोदिया फैमिली ऑफ द राजपूत रूलिंग ओवर द मेवाड़ 1647 AD। द फैमिली बिलोंग्स टू द सूर्यवंशी। कहा जाता है कि जो सूर्यवंशी जो फैमिली है ये राजपूत इन्होंने रूल किया, साथ में ये सूर्यवंशी फैमिली से बिलोंग करते थे। ओके, और सूर्यवंशी राजवंश थे यानी डायनेस्टी। द राजपूत एंड चित्तौड़ वॉज द कैपिटल। इन्होंने चित्तौड़ को उन्होंने अपना कैपिटल बना लिया यानी राजधानी बना ली। और पप्पा रावल वॉज द फाउंडर किंग। अगर आपसे पूछता है कि इसके जो फाउंडर किंग है उनका नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे, बप्पा किंग, जो कि यहाँ के मेन फाउंडर थे। एंड सोलंकीज ऑफ गुजरात। सोलंकीज ऑफ गुजरात दे आर ऑल्सो कॉल्ड द चालुक्याज ऑफ गुजरात। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द चालुक्याज ऑफ गुजरात। गुजरात में जो चालुक्याज थे वो गुजरात में उन्होंने शासन किया। चालुक्याज दे रूल गुजरात फ्रॉम द 10th to 13th सेंचुरी। बहुत ज़्यादा टाइम तक इन्होंने शासन किया, 10वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। और मूल राज वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी रूल। अगर आपसे पूछता है कोई कि सोलंकीज ऑफ गुजरात के फाउंडर कौन थे, तो कौन थे, मूलराज सोलंकीज के फाउंडर थे, संस्थापक थे। ओके, द सोलंकीज रूलर बिल्ड द ब्यूटीफुल टेम्पल्स। सोलंकीज ने भी काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल्स उन्होंने बनवाए।
जैसे कि दिलवाड़ा का टेम्पल हो गया, माउंट आबू का टेम्पल हो गया, सन टेम्पल हो गया। इस तरह के उन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे। किन के द्वारा बनवाए गए थे? सोलंकीज़। ओके, सोलंकीज़ के द्वारा टेम्पल बनवाए थे। कौन कौन से? दिलवाड़ा टेम्पल, माउंट आबू और सन टेम्पल्स, ऐसे कुछ टेम्पल्स उन्होंने बनवाए थे। पलास ऑफ बंगाल, तो हम पालास ऑफ बंगाल, बंगाल में जो राजपूत जाके बस गए हैं उनको पालास कहा गया है। उनको पालास के नाम से जाना जाता था। जब पालास फैमिली राजपूत एस्टैब्लिश देयर रूल इन बंगाल व्हेन द गोपा या गोपाल was the made the king by the people in the middle of the 18th century। दो पालास जो थे वो भी राजपूत थे, जो कि वो बंगाल में जो राजपूत इस्टेब्लिश हुए उनको कहा गया बंगाल। एंड गोपा या गोपाल एंड द पीपल्स मिडिल द 18th सेंचुरी, इन्होंने कब? मिडिल एज में ही, 18वीं शताब्दी में ही इन्होंने राज्य शासन संभाला। और साथ में वे द धर्मपाला एंड देवपाला, यहाँ के सबसे मोस्ट फेमस किंग हुए। ओके, मोस्ट फेमस किंग हुए, जो कि फेमस पालास किंग के नाम से जाने जाते थे। मतलब पालास किंग के जो मेन दो फेमस राजा हुए, कौन हुए? धर्मपाला और देवपाला। ध्यान रखना, पालास के सबसे दो फेमस कौन से फेमस राजा हुए? धर्मपाला एंड देवपाला। ओके, नेक्स्ट हम चौहान ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, चौहान को तो हम आज चौहान बोलते हैं, लेकिन मालूम है पहले ये चहमान के नाम से जाने जाते थे। चहमान के नाम से जानते जानते अब ये चौहान के नाम से जाने जाते हैं। द चहमान ऑल्सो नॉन एज द चौहान रूल द रीजन अराउंड द दिल्ली एंड अजमेर। जो चहमान थे इन्हीं को बाद में चौहान नाम से बोला गया, जो जाना जाता है, जो कि दिल्ली और अजमेर में इनका शासन चलता था। कहाँ चलता था? दिल्ली और अजमेर में। यस, पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट पावरफुल रूल ऑफ द चौहान डायनेस्टी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो राजा हुए इस टाइम के, जो कौन हुए? पृथ्वीराज चौहान। तो उसके बारे में तो हम थोड़ी सी स्टोरी छोटी सी जान चुके हैं। तो पृथ्वीराज चौहान, भाई चौहान का जहाँ पे चौहानों का नाम आ जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले हम एक ही नाम सुनते हैं। कौन सा नाम सुनते हैं? पृथ्वीराज चौहान। तो वो उस शासनकाल के सबसे फेमस राजा हुए थे, पृथ्वीराज चौहान हुए थे, जो कि 1191 एडिस द आर्मीज द मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गौर। ओके, मोहम्मद गौरी एंड द पृथ्वीराज चौहान कोलाइड द तराइन, इनके बीच में एक पहला युद्ध हुआ था, जो कि 1191 में हुआ था। फर्स्ट बैटल कब हुआ था इन दोनों के बीच में? 1191 में। ध्यान रखेंगे, मालूम है जब आप बड़े भी हो जाओगे तो ये क्वेश्चन बार बार होता है कि तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और कौन इसके अंदर डिफीटेड हुआ था। तो बच्चों, तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। लेकिन इसमें हार किसकी होती है? 1191 में मोहम्मद गौर की हार होती है। और सेकंड बैटल होता है जो कि 1192 में होता है, जिसमें जीत किसकी होती है? मोहम्मद गौरी की होती है, और जो कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, वो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। ओके, एंड द मुस्लिम ब्रोकन and the armies. The attack of the battle was the won the Prithviraj Chauhan as the Muslim army broken ranks and fell the leaving their general Muhammad Ghauri as the pursuers to a Prithviraj hands so soon after the Muhammad Ghauri began to the regroup his the force and armies meet once again the 1192 में उसने अपनी फोर्स दोबारा उसने तैनात करी और उसने तुरंत उसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर चढ़ाई कर दी। किसके ऊपर? फाइट करने के लिए 1192 में अपने हार का बदला लेने के लिए। एंड द सरप्राइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फास्टर मूवमेंट ऑफ द तुर्कीज एंड द कैवलरीज प्रोवाइड द मच फॉर हिम द पृथ्वीराज चौहान वॉज द डिफीटेड एंड द कैप्चर। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के द्वारा हारे जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान का जो राज्य था वो मोहम्मद गौरी के अंडर में सारा कैप्चर कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है, जब अगर कोई राजा किसी राजा के द्वारा हारता था तो जो राजा जीतता था तो उसका राज्य और उसका राजपाट, उसके सैनिक, उसकी सीमाएं, उसकी जो लोग, जनता, जो उसका राज्य, वो सारा जीतने वाले के हाथ में जाता। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। अब हम गुजरा प्रतिहारास के बारे में पढ़ेंगे हम। टू नागभट्टा फर्स्ट। ओके, गुजरा प्रतिहाराज नागभट्ट फर्स्ट वॉज द फाउंडेड रूलर ऑफ द
गुजरा प्रतिहाराज डायनेस्टी। ही डिफीटेड द अरब इन्वेंडर्स। नागभट्ट फर्स्ट थे जो कि गुजरा प्रतिहाराज के फर्स्ट डायनेस्टी थे, जो उन्होंने अरब ट्रैवलर, जो अरब इन्वेंडर, जो अरब से आकर के जो उन्होंने आक्रमण किया था, उन आक्रमणकारियों को हराने के बाद वहाँ के राजा बन गए। नागभट्ट इसके मेन फाउंडर थे यानी संस्थापक थे। और राजा भोज 836 to 882 AD was the second great ruler of this dynasty। और यहाँ के जो मेन दो सेकंड जो राजा, फर्स्ट राजा कौन हो गए? नागभट्ट। और सेकंड राजा कौन हो गए? सेकंड हो गए राजा भोज, जो कि 836 से 882 तक इन्होंने शासन किया। ओके, द प्रतिहाराज रूल नॉर्थ इंडिया फॉर द मोर द 300 ईयर्स। उन्होंने बहुत टाइम शासन काल तक इन्होंने शासन किया। 300 ईयर्स तक, इन्होंने 300 सालों तक राज्य किया। इतनी अच्छी बात है, 300 सालों तक शासक किया उन्होंने, यानी 300 ईयर्स। ओके, 300 सालों तक शासक किया। वी आर ग्रेट द लवर्स ऑफ द आर्ट्स। तो ये ना बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे क्राफ्ट से, आर्ट से, और जो लिटरेचर, जो साहित्य वगैरह जो थे उन सब से, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रिय थे। मतलब कल्चर प्रेमी थे। मीन्स आर्ट, अगर कोई किसी के पास अगर आर्ट, यानी उन्होंने कोई आर्ट करवाया, उन्होंने कोई बुक्स लिखवाई या बुक्स पढ़ा उन्होंने, या उससे रिलेटेड कुछ अच्छे उन्होंने कार्य किए, या पे कहीं पे कोई मंदिर बनवा दिया, तो ये क्या हो गया? आर्ट हो गया, हमारा कल्चर हो गया, जो आज भी हम इनको देखते हैं अपनी धरोहर के रूप में। ओके, तो इस तरह से वो आर्ट कल्चर प्रेमी थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट राजशिखर। इसी तरह से एक संस्कृत पोएट थे जिनका नाम था राजशिखर, वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ द महेंद्रपाला। महेंद्रपाला के कोर्ट में, महेंद्रपाला की जो असेंबली थी, यानी जो सभा होती थी, उस सभा के अंदर एक राज्यसभा होती थी, जो कि राज्यसभा तो सभी राजाओं के शासनकाल में होती थी। तो ये संस्कृत पोएट थे जिनका नाम था राजशिखर। क्या नाम था? राजशिखर। जो कि महेंद्रपाला फर्स्ट में थे, जिनका नाम था काव्य मीमांसा नाम की एक बहुत ही फेमस काम देखने को मिलता है, जो कि फेमस बुक थी, जो कि काव्य मीमांसा नाम की एक बुक थी, जो कि इस टाइम की लिखी गई थी। प्रतिहाराज मेड फाइंड द बिल्डर्स एंड टेम्पल्स इन कन्नौज, जो कि कन्नौज में काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल्स और बिल्डिंग्स देखने को आज भी मिलते। आज भी लोग टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। एंड इन द 1080 AD द मोहम्मद ऑफ द गजनी डिफीटेड द प्रतिहाराज रूलर। बाद में मोहम्मद गजनी आया और इनके साथ फाइट किया, और इसमें प्रतिहाराज जो थे वो हार गए, और इसके द्वारा इनका पतन हो गया। किनका पतन हो गया? गुजरात प्रतिहाराज का इनका पतन हो गया। इस तरह से आज का हमारा इतना जितने भी हमारे जो राजपूत शासनकाल थे, इनके इस तरह से आज हमारे राजपूत शासनकाल के टॉपिक इतने हो चुके हैं। एंड आपको क्या करना है, जितने भी ये जो हमने राठौड़ ऑफ कन्नौज, तोमर्स ऑफ दिल्ली, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, परमार, जो ये मेन जो क्लेम्स हैं, आपको इनके नाम लिखने, कैसे टॉपिक्स वाइज 1 2 3, इनके बारे में नहीं, ओनली इनके नाम लिखने की कौन कौन से राजपूत शासनकाल, राजपूत जो क्लेम थे वो कौन कौन से थे। तो आप कैसे लिखोगे? नंबर 1 राठौड़ ऑफ कन्नौज, नंबर 2 तोमर ऑफ दिल्ली, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, परमार ऑफ मालवा, इस तरह सोलंकीज, ओके, सिसोदिया। आपको इस तरह से उनके ओनली 1 2 3 4 आपको ऐसे मेंशन करना है। तो बच्चों मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाती हूँ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं। ओके क्लास, मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप अपनी अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली का एंड व्हेन। दिल्ली का के फाउंडर कौन थे और वो कब हुआ था? आपके जो बुक है उसके अंदर पता चल जाएगा कि दिल्ली का के फाउंडर कौन थे और वो कब हुआ था। आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सम बायोग्राफीज़। मैंने बायोग्राफीज़ ब्लैक बोर्ड पे लिखी थी बच्चों, बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़ देखा था ना आपने। तो आपको उसमें से जो भी बायोग्राफीज़ थी वो आपको इस वाले आंसर में आपको बायोग्राफीज़ लिखनी है, और इस वाले में क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम ऑफ सम ऑटोबायोग्राफीज़। तो इसके अंदर आपको ऑटोबायोग्राफीज़ यानी बायोग्राफीज़ का मतलब मैंने बताया था आपको जीवनी के बारे में लिखना है उनके, और आपकी ऑटोबायोग्राफी यानी क्या होता है? आत्मकथा के बारे में। बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग प्लीज़। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवन, यानी मेरी कथा किसी और ने लिखी, मेरे बारे में कोई और लिखे, मेरे बारे में आप लिखो।
तो वो हो जाती है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी मैंने खुद के बारे में, खुद अपने बारे में, जैसे हम डायरी मेंशन करते हैं, आज मैंने ये किया, आज मैंने अच्छा काम किया, आज मैंने बुरा काम किया, आज मुझसे गलती होगी, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ओके, तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जो मैंने मेंशन करवाई थी आपको ब्लैक बोर्ड पे, उन दोनों के बारे में ही लिखना है, लेकिन बस गलती मत करना, बायोग्राफी वाला आंसर बायोग्राफी में करना और ऑटोबायोग्राफी वाला ऑटोबायोग्राफी इसमें करना। ओके, और साथ में क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बहुत बड़े भी हो जाओगे, कॉलेज में चले जाओगे और जब आप कंपटीशन फाइट करोगे तभी ये बुक्स आपसे हमेशा पूछी जाएगी। ओके, तो इसको लर्न भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम ऑफ द नॉर्थ इंडियन राजपूत किंगडम्स। हमने बहुत सारे नॉर्थ राजपूत किंगडम्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि है ना प्रतिहार हो गए, तोमर हो गए, चंदेल हो गए, परमार्स हो गए, सिसोदिया हो गए, सोलंकीज हो गए, हमने इनके बारे में पढ़ा है। तो आप इन सारे ओनली आपको उनके नंबर 1 फिर नंबर 2 ऐसे करके आपको उनके किंगडम्स जो थे, जो राजा नॉर्थ इंडिया के जो थे, उनको आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हु रोट द काव्य मीमांसा, एक पुस्तक है जो किसने लिखी है, मैंने आपको बताया है इसके अंदर। वीडियो को आप सुनना, आपको आंसर सुनाई देगा, और आपके लास्ट जो मैंने लास्ट पैरा पढ़ाया उसके अंदर इसका आंसर है। तो आपको भाई काव्य मीमांसा किसने लिखा था, आप ये आंसर सभी बच्चे करेंगे होमवर्क में। मैंने आपको बताया है, आपको हिस्ट्री की कोई नई कॉपी नहीं बनेगी, ज्योग्राफी की जो कॉपी हमने बनाई थी उसी में ही आप ऊपर साइड में चैप्टर नेम और कोने में आप लिखेंगे हिस्ट्री। भाई हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल। ओके, उसमें चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, जो मैंने नोट्स करवाए थे, वो आप सब करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।